हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल द फ्यूजन क्लासेस। जैसा कि हमारे चैनल पे आप लोगों को मैथ्स का, केमिस्ट्री का, डिप्लोमा फर्स्ट सेमेस्टर का पीवाईक्यूज जो क्वेश्चंस थे वो सारे डिस्कस कर दिए गए थे। आज जो है हम अपने चैनल पे फिजिक्स का 2024 का जो सेमेस्टर का फर्स्ट सेमेस्टर का पेपर है उसको हम लोग आज डिस्कस करने जा रहे हैं। ठीक है, और आप लोगों का नेक्स्ट एग्जाम फिजिक्स ही है, तो आप लोग ध्यान दीजिएगा कि फिजिक्स में क्वेश्चंस किस पैटर्न पे आपको पूछे जाते हैं। ठीक है, चलिए हम लोग क्वेश्चंस को स्टार्ट करते हैं। देखिए, जैसे फर्स्ट क्वेश्चन क्या बोला है, चूज द करेक्ट ऑप्शन। ठीक है, बोला है द डायमेंशन फॉर्मूले ऑफ स्पीड। तो यूनिट एंड डायमेंशन आप लोग पढ़े होंगे, और पहला ऑब्जेक्टिव जो आप लोगों को आएगा वो डायमेंशन से ही आएगा। ठीक है, तो स्पीड बराबर क्या होता है, फॉर्मूला याद है आप लोगों को, क्योंकि डायमेंशन निकालने के लिए फॉर्मूला याद होना बहुत जरूरी है। तो हम लोगों को पता है कि स्पीड जो होता है वो होता है डिस्टेंस बाय टाइम, है ना। डिस्टेंस किसमें हम लोग मेजर करते हैं, सर मीटर में, और टाइम सर सेकंड में। तो मीटर किसमें होता है, सर लेंथ एल, और टाइम सर टी। तो ये अगर ऊपर चला जाएगा तो क्या हो जाएगा, एल टी माइनस 1। ये आपका यूनिट डायमेंशन होगा किसका, स्पीड का। तो एल टी माइनस 1 ध्यान दीजिए। देखिए ऑप्शन नंबर बी, एम है नहीं तो m0 L1 t माइनस 1 है ना, L1 t माइनस 1 ये आपका डायमेंशन होगा किसका, स्पीड का। ठीक, चलिए नेक्स्ट क्या बोला है, स्टोक फॉर्मूला इज रिलेटेड विथ। स्टोक फॉर्मूला आप लोगों को याद है कि स्टोक फॉर्मूला क्या होता है, याद है स्टोक फॉर्मूला, सर स्टोक फॉर्मूला होता है F इज इक्वल टू 6 पाई ईटा आर भी, यही होता है ना। तो बोला ये जो स्टोक फॉर्मूला है ये किसको रिलेट कर रहा है, तो आप लोगों को पता होना चाहिए कि ये जो V होता है इसका नाम क्या होता है, टर्मिनल वेलोसिटी। क्या नाम होता है, टर्मिनल वेलोसिटी। तो ये जो फॉर्मूला है वो किसको रिलेट कर रहा है, टर्मिनल वेलोसिटी को। क्लियर, चलिए नेक्स्ट बोला आइसोबेरिक प्रोसेस इज। अब इसका जो आंसर है वो इसके नाम में ही छुपा हुआ है। अगर आप लोग इसका नाम देखें तो लिखा हुआ है आइसोबेरिक। ठीक है, तो अगर इस बार को देखिए तो ये किसका यूनिट होता है, प्रेशर का होता है ना, एटीएम बार पास्कल। ये हो गया आपका प्रेशर का। और आइसो का मतलब क्या होता है, सर कांस्टेंट। यानी आइसोबेरिक प्रोसेस क्या बोलता है, प्रेशर कांस्टेंट होना चाहिए। तो ऑप्शन कौन सा, देखिए ऑप्शन नंबर बी, प्रेशर जो है वो कांस्टेंट रहेगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखिए बोला लेजर इज। लेजर आप लोग देखे हैं मेला वगैरह में भी मिलता है, एक लाइट आता है ना जो रेड कलर का जलता है। तो वो लाइट को अगर हम लोग प्रेस करते हैं तो वो लेजर का लाइट जो होता है देखते हैं वो एकदम सीधा जाएगा, यूनी डायरेक्शन में जाएगा, है ना। वो यूनिक डायरेक्शन होता है, एक ही डायरेक्शन में जाएगा। तो उसका लाइट कैसा जाता है, सर मोनोक्रोमेटिक लाइट जाता है। ठीक है, तो इसका आंसर होगा आपका मोनोक्रोमेटिक। क्लियर, चलिए नेक्स्ट यूनिट ऑफ स्ट्रेस। अगर आप लोग देखे होंगे बुक वगैरह में तो स्ट्रेस जो होता है वो क्या होता है, सर फोर्स बाय एरिया। स्ट्रेस क्या होता है, फोर्स बाय एरिया, ये इसका फॉर्मूला होता है। तो भाई फोर्स किसमें होता है, सर न्यूटन में। एरिया किसमें होता है, सर मीटर स्क्वायर में। तो भाई इसका क्या हो जाएगा आंसर, न्यूटन मीटर स्क्वायर, न्यूटन मीटर स्क्वायर। ठीक है, और एक और इसके साथ आप लोगों को हो सकता है पूछ दे, जो 2023 में पूछा गया था, स्ट्रेन। स्ट्रेस के साथ 2023 में आया था स्ट्रेन, जो कि डायमेंशन लेस होता है। ठीक ना, उसमें भी आप फोर्स बाय एरिया मत लगा दीजिएगा। ठीक है, चलिए आगे बोला है ऐसा यूनिट ऑफ टेम्परेचर। सबको पता है टेम्परेचर जो होता है वो किसमें हम लोग देखते हैं, केल्विन में हम लोग देखते हैं, है ना। चलिए आगे, द फिजिकल प्रॉपर्टी ऑफ अ मटेरियल दैट कैन नॉट रिटर्न टू इट्स ओरिजिनल शेप आफ्टर द
स्ट्रेस इज रिमूव इज नॉन एज, मतलब वो मटेरियल के बारे में बताना है कि जिससे अगर हम स्ट्रेस को हटा लें तो वो अपने ओरिजिनल शेप में ना आ पाए। तो ऐसा कौन करता है सर? इसको बोलते हैं हम लोग प्लास्टिसिटी। क्या बोलते हैं इसको हम लोग? प्लास्टिसिटी। ठीक है, मान लो कोई भी प्लास्टिक वगैरह का चीज को ऐसे करके हम फैला दिए, ठीक, उसको जैसे ही छोड़ देंगे तो जितना पे हम छोड़े हैं वो उतना ही पे रह जाएगा। अगर हम उस पर वापस से फोर्स लगाएंगे तब जाकर के वो जो है अपने ओरिजिनल शेप में आएगा या नहीं भी आएगा। ठीक है, तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं? प्लास्टिसिटी बोलते हैं। तो ये आपके ऑब्जेक्टिव है। देखिए इस तरह का ऑब्जेक्टिव आप लोगों को आता है जो कि आपको बेसिक कॉन्सेप्ट पे बेस्ड होगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। ध्यान दीजिए अगला क्वेश्चन क्या है, बोला डिफाइंड यूनिट। सर यूनिट क्या होता है? तो यूनिट जो होता है वो एक बेसिक मेजरमेंट होता है। यूनिट क्या होता है? एक बेसिक मेजरमेंट होता है। जैसे क्या बोला है कि यूनिट इज अ स्टैंडर्ड क्वांटिटी यूज्ड टू मेजर अ फिजिकल क्वांटिटी। फिजिकल क्वांटिटी का मतलब क्या सर? जिसको डेराइव कर सके या फिर जो फंडामेंटल क्वांटिटीज होते हैं, ठीक है, उसको हम लोग बोलते हैं फिजिकल क्वांटिटी, जिसका हम लोग यूनिट वगैरह निकालते हैं। जैसे लेंथ, तो आप बोलते हैं ना कि लेंथ सर 5 मीटर है या 5 सेंटीमीटर है, तो वो एक यूनिट हम लगाते हैं कि नहीं साथ में, मीटर या सेंटीमीटर, तो उसको हम लोग यूनिट बोलते हैं। ठीक है, जो क्या होता है, ये स्टैंडर्ड क्वांटिटी होता है जिससे हम लोग मेजर करते हैं फिजिकल क्वांटिटी को। ठीक है, फिर आगे क्वेश्चन बोला है ऑल्सो एक्सप्लेन फंडामेंटल यूनिट एंड डेराइव्ड यूनिट विथ एग्जांपल। सर फंडामेंटल और डेराइव्ड यूनिट में क्या अंतर होता है? तो फंडामेंटल यूनिट वो यूनिट होते हैं जो फिक्स होते हैं, जिनको हम किसी अदर यूनिट में नहीं निकाल सकते हैं। जैसे लेंथ, लेंथ को हम कभी भी 5 केजी नहीं बोलेंगे, जब भी बोलेंगे उसको 5 मीटर या 5 सेंटीमीटर बोलेंगे। ठीक है, तो वो फिक्स होता है। जैसे टाइम, टाइम को हम हमेशा मिनट में या सेकंड में या आवर में बोलेंगे, ऐसा नहीं बोलेंगे टाइम जो है वो 2 सेंटीमीटर हो गया सर। तो वो फंडामेंटल है जो फिक्स होते हैं, जिनको हम अदर क्वांटिटी में नहीं निकाल सकते हैं। वही चीज देखिए यहाँ लिखा हुआ है, फंडामेंटल यूनिट्स आर द बेसिक यूनिट दैट आर इंडिपेंडेंट एंड कैन नॉट बी एक्सप्रेस्ड इन टर्म ऑफ अदर यूनिट। जैसे अभी हमने बोला कि हम फंडामेंटल यूनिट जो होते हैं वो फिक्स होते हैं, उनको हम लोग छेड़छाड़ उनके साथ नहीं कर सकते। ठीक है, जैसे कुछ फंडामेंटल यूनिट के आपको एग्जांपल दे रखे हैं, जैसे लेंथ, लेंथ का ऐसा यूनिट मीटर जिसको हम लोग एम से डिनोट करते हैं। वैसे ही मास, मास हमेशा केजी में होगा जिसको हम लोग केजी से डिनोट करते हैं। उस तरीके से टाइम है, टेम्परेचर है, इलेक्ट्रिक करंट है, अमाउंट ऑफ सबस्टेंस है, ल्यूमिनियस इंटेंसिटी है। ठीक है, आप लोगों को क्वेश्चन में ये भी ऑब्जेक्टिव बन सकता है कि व्हाट इज द डायमेंशन ऑफ ल्यूमिनियस इंटेंसिटी। ध्यान रखिएगा, अगर आपको यूनिट याद है तभी जाकर के आप किसी का भी डायमेंशन लिख सकते हैं। ल्यूमिनियस इंटेंसिटी का याद रख लीजिएगा, कैंडेला होता है जिसको हम लोग सीडी से डिनोट करते हैं। ठीक है, ये हुआ आपका फंडामेंटल। अब आया सर अगला क्या था, डेराइव्ड यूनिट। डेराइव्ड क्या, जिसको हम लोग मैथमेटिकल एक्सप्रेशन से डेराइव कर सकते हैं। ठीक है, जैसे सर एक्सेलरेशन, एक्सेलरेशन को हम डेराइव कर सकते हैं सर। कैसे सर? एक्सेलरेशन बराबर क्या होता है, a इज इक्वल टू एफ बाई एम होता है ना, जिसको हम लोग मीटर पर सेकेंड स्क्वायर में लिखते हैं। ये सब डेराइव करने वाले यूनिट्स। जैसे देखिए क्या बोला, डेराइव यूनिट्स आर द यूनिट दैट आर ऑब्टेन्ड बाय कंबाइनिंग फंडामेंटल यूनिट्स थ्रू मैथमेटिकल रिलेशन। क्या बोले हम, जिसको हम लोग मैथमेटिकली डेराइव कर सकते हैं, वैसे यूनिट्स को हम लोग डेराइव्ड यूनिट बोलते हैं। जैसे आपका है वेलोसिटी, वेलोसिटी मीटर पर सेकेंड होता है ना। वेलोसिटी का फॉर्मूला भी आप लोग पढ़े होंगे कि सर वेलोसिटी निकालना है तो कैसे निकालेंगे। तो वेलोसिटी क्या होता है सर, डिस्प्लेसमेंट बाय टाइम होता है ना। डिस्प्लेसमेंट कैसा क्वांटिटी होता है, एक वेक्टर क्वांटिटी होता है, और इसका यूनिट क्या होता है सर, इसका यूनिट मीटर होता है। टाइम क्या होता है सर, सेकंड होता है। तो ऊपर चल जाएगा सर, तो देखिए ये मीटर पर सेकंड आ गया कि नहीं। तो अगर आपको फॉर्मूला पता है तो आप उसका यूनिट निकाल सकते हैं। ठीक है, वैसे ही सर एक्सेलरेशन मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। एक्सेलरेशन क्या होता है सर, वेलोसिटी बाय टाइम, है ना। एक्सेलरेशन ध्यान दीजिएगा,
एक्सेलरेशन क्या होता है सर? वेलोसिटी बाय टाइम। तो सर वेलोसिटी क्या होता है? मीटर पर सेकेंड, और टाइम हो गया सेकेंड। सर ऊपर चल जाएगा तो ये बन जाएगा मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो अगर आपको फॉर्मूले पता है तो आप डेराइव्ड यूनिट निकाल सकते हैं खुद से किसी का भी, ठीक है। वैसे ही सर दिया हुआ है फोर्स जो होता है वो न्यूटन होता है ना। पर अगर आपको ये यूनिट याद है तो आप डायमेंशन लिख लीजिएगा फोर्स का, ठीक है। फोर्स क्या होता है सर? F इक्वल टू ma। ध्यान दीजिएगा, फोर्स का आपको निकाल के दिखाते हैं। फोर्स क्या होता है सर? F इक्वल टू ma। तो सर m का मतलब केजी, एक्सेलरेशन मतलब मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। अगर आपको ये यूनिट निकालने के लिए आ गया तो आप फोर्स का डायमेंशन लिख सकते हैं कि नहीं? एकदम आसानी से। सर मास, सर लेंथ, और सर t-2। देखिए ये होता है डायमेंशन फोर्स का, ml-t-2। तो अगर आपको ये सारे फॉर्मूले याद है तो आप डायमेंशन भी निकाल सकते हैं, और डायमेंशन आपका पहला क्वेश्चन रहेगा ही रहेगा, ठीक है। तो ये है आपका डेराइव्ड यूनिट। क्लियर? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं हम लोग। ध्यान दीजिए, अगला क्वेश्चन क्या है आपका? ब्रीफली डिस्कस वर्नियर कैलिपर्स विथ सिमेट्रिक डायग्राम। आप लोग इसको जब लैब में गए होंगे तो वहां पे आप लोगों ने वर्नियर कैलिपर्स को देखा होगा, ठीक है। वर्नियर कैलिपर जो होता है वो एक मेजरिंग टूल्स है जिससे हम लोग लेंथ वगैरह को मेजर करते हैं, वो भी एक स्ट्रेट चेन में। स्ट्रेट चेन कहने का मतलब हम लोग उसमें जो भी लेंथ वगैरह मेजर करेंगे वो स्ट्रेट मेजर करते हैं, ठीक है। ये रहा आपका वर्नियर कैलिपर्स का फिगर जिसको आप लोग लैब में यूज करते हैं, ठीक। इसमें दो तरह के जॉ लगे होते हैं, एक इंटरनल जॉ और दूसरा एक्सटर्नल जॉ। इंटरनल जॉ आपका ऊपर में रहेगा जो छोटा डिस्टेंस लेता है, और एक्सटर्नल जो है आपका वो क्या करेगा? बड़ा गैप रखता है। जैसे आप यहां देखिए, एक्सटर्नल के पास बड़ा सा गैप दे रखा है और इंटरनल के पास एकदम छोटा सा गैप दे रखा है ना। उसके बाद आपका इसमें दो तरह का स्केल होता है, एक होता है मैट्रिक स्केल, दूसरा होता है इंपेरियल स्केल। इंपेरियल स्केल जो होगा वो आपका ऊपर रहेगा, ठीक है, और मैट्रिक स्केल आपका नीचे रहेगा। और इसमें एक चीज और होता है जिसका नाम है लॉकिंग स्क्रू। एक नट टाइप का होता है, जितना मेजर हम लोग ले लिए हैं उस मेजरिंग को देखने के बाद हम लोग उसको क्या करते हैं, उस नट से हम लोग उसको जो है लॉक कर देते हैं ताकि उसका जो मैपिंग है वो इधर से उधर ना हो सके। जितना हम लोगों ने मैप किया है उतना ही लेंथ वो लॉक कर देगा, ठीक है। तो ये आपका है वर्नियर कैलिपर्स, इंटरनल जॉ, एक्सटर्नल जॉ, लॉकिंग स्क्रू, इंपेरियल स्केल, मैट्रिक स्केल, और लास्ट में एक आता है डेप्थ मेजरिंग ब्लेड जो आपके स्केल के सबसे लास्ट में होगा, जो आपको मेजर करके बताएगा कि ये आपका लास्ट मेजरिंग स्केल है। जैसे आप लोग जो इंस्ट्रूमेंट में हम लोग स्केल आता है देखे हो, वही स्केल रहता है, बस इसमें क्या होता है एक लॉकिंग स्क्रू लग जाता है जिसके कारण इसका नाम जो है वो वर्नियर कैलिपर्स पड़ जाता है, ठीक है। उसी चीज को यहाँ नीचे में डिटेल में बताया गया है कि वर्नियर कैलिपर्स आर इंस्ट्रूमेंट दैट आर यूज्ड टू कैलकुलेट प्रिसाइज लीनियर मेजरमेंट। हमने क्या बोला कि जो भी मेजरमेंट्स करते हैं वो स्ट्रेट करते हैं, मतलब लीनियर में करते हैं। इट डिटरमाइंस द सिंगल स्ट्रेट डिस्टेंस बिटवीन टू पॉइंट्स। दो पॉइंट्स के बीच का ये क्या करेगा? डिस्टेंस को मेजर करता है, वो भी किसमें? स्ट्रेट पाथ में, ठीक है। इट माइट बी एनीथिंग एज सिंपल एज अ बैरोमीटर विथ पॉइंट्स हिडिंग इनसाइड और आउटवर्ड। मतलब या तो वो ऊपर के पार्ट से आप मेजर कर सकते हैं या फिर आप नीचे के पार्ट से मेजर कर सकते हैं, ठीक है। फिर इसमें बोला है कि इसको भाई ब्रीफली डिस्कस करना है, मतलब इसके जो पार्ट्स दिए हुए हैं ना, जिसका आप नेमिंग देख रहे हैं, इंटरनल जॉ, एक्सटर्नल जॉ, आपका लॉकिंग स्क्रू, इन सब के भी बारे में आपको बताना है, ठीक है। जैसे वो क्या बोला है, वर्नियर कैलिपर्स कंसिस्ट ऑफ द मेन स्केल विथ अ जॉ एट वन एंड। एक इंड में आपका ये क्या करता है? इंटरनल जॉ को लगा करके रखा हुआ है, ठीक है। फिर क्या बोला है? द जीरो ऑफ द स्केल बार एंड द वर्नियर स्केल मस्ट लाइन व्हेन द टू जॉ मीट ईच अदर। मतलब अगर इन दोनों जॉ को एक साथ मीट करा दिया जाए तो वहां पे जो मेजरिंग होगा वो कितना हो जाएगा? जीरो हो जाएगा, ठीक है। चलिए आगे देखिए, आगे वर्नियर कैलिपर्स के कंपोनेंट जो हम लोगों ने ऊपर में देखा जिसका नाम लिखा था, सबसे पहला है बेसिक स्केल।
सर बेसिक स्केल क्या होता है? ये एक तरह का स्टेनलेस होता है। ये कैसा होता है? स्टेनलेस होता है। वही बोला है कि इट इज कंपोज्ड ऑफ अ स्टेनलेस मेटल स्ट्रिप विथ सेंटीमीटर्स ऑन वन साइड एंड इंचेज ऑन द अदर साइड। आप लोग जब स्केल को देखते हैं तो ऊपर में देखिएगा एकदम जो सटा करके आपको लाइनिंग किया रहेगा उसको हम लोग सेंटीमीटर में कंसीडर करते हैं, और जस्ट स्केल के नीचे वाले पार्ट में देखिएगा थोड़ा सा उसमें गैप ज्यादा रहता है जिसको हम लोग इंचेज में बात करते हैं। ठीक है, तो उसी के बारे में बोला है पहला बेसिक स्केल जो हम लोग यूज करते हैं। दूसरा वर्नियर स्केल। वर्नियर स्केल क्या होता है? वो मूव करता है ओवर द स्ट्रेट, मतलब वर्नियर स्केल के ऊपर में वो जो नट रहता है वो क्या करता है? मूव करते हुए जाएगा और जहां पे आपका डिस्टेंस लेना है उस जगह को जाकर के वो लॉकिंग स्क्रू से उसको क्या करेगा? लॉक कर देगा। ठीक है, फिर बोला आउटसाइड मेजरिंग जॉ। आउटसाइड मेजरिंग जॉ कहने का मतलब क्या? वो जो एक्सटर्नल वाला जॉ था जिसमें गैप नीचे ज्यादा था उसी को बोला गया है आउटसाइड मेजरिंग जॉ। ठीक है, इंटरनल मेजरिंग जॉ। इंटरनल मेजरिंग क्या करता है? वो इनसाइड मेजरमेंट को करता है जो आपका ऊपर लगा हुआ था। ठीक है, फिर बोला है रिटेनर। रिटेनर क्या करता है? ये मेंटेन करता है जॉ को। रिटेनर क्या करता है? आपके वर्नियर कैलिपर्स में जो जॉ होते हैं आपका एक्सटर्नल इंटरनल जॉ उसको ये क्या करता है? मेंटेन करता है। फिर बोल रहा है डेप्थ मेजरिंग प्रॉम। डेप्थ मेजरिंग प्रॉम क्या करता है? ये जो है एक्सेस करता है कि जो भी आइटम्स डेप्थ के होंगे उनको ये इंक्लूड करने का काम करेगा, बता देगा कि यहाँ पे इसका लास्ट पोजीशन आपका मेजर हो रहा है। ठीक है, तो ये आपके थे वर्नियर कैलिपर्स। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे देखिए क्या बोला है क्वेश्चन। एक्सप्लेन यंग्स मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी, बल्क मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी एंड मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी। तो भाई यंग मॉडुलस, बल्क मॉडुलस और जो रिजिडिटी है ये आपका स्ट्रेस और स्ट्रेन इससे रिलेटेड होता है। अभी हमने ऑब्जेक्टिव में आपको स्ट्रेस और स्ट्रेन के बारे में बताया था कि स्ट्रेन जो होता है वो डायमेंशनलेस होता है और स्ट्रेस जो होता है वो आपका प्रेशर के बराबर होता है, मतलब फोर्स बाय एरिया होता है। तो ये जो तीनों टर्म आपके दिख रहे हैं यंग मॉडुलस, बल्क मॉडुलस और मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी, ये तीनों आपका स्ट्रेस और स्ट्रेन के रेशियो में आते हैं। ठीक है, जैसे यंग मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी जिसको हम लोग कैपिटल वाई से डिनोट करते हैं, ये एक रेशियो होता है लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेस और लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन का। ठीक है, लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेस और लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन का। तो भाई स्ट्रेस का मतलब फोर्स बाय एरिया मतलब प्रेशर, और स्ट्रेन तो सर डायमेंशनलेस होता है ना, मतलब डेल्टा एल बाई एल। तो अगर लेंथ ऊपर भी है लेंथ नीचे भी है तो उसका तो सारा यूनिट कट जाएगा तो वो डायमेंशनलेस हो जाएगा। तो ये इसका जो है आपका डेफिनेशन है। आप इसको सिंपली याद रखिए कि यंग मॉडुलस क्या होता है? इट इज द रेशियो ऑफ लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेस टू द लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन, यानी F बाई ए अपॉन डेल्टा एल बाई एल। क्लियर? आपको यहाँ क्या बोला है कि व्हेन अ वायर और रॉड इज पुल्ड इट्स लेंथ चेंजेस। हाँ सर चेंज करेगा, है ना। यंग मॉडुलस टेल्स हाउ मच इट रेसिस्ट दिस चेंजेस। वही बात है कि यंग मॉडुलस क्या बताता है कि वो कितना चेंज करेगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। फिर देखिए आपका है बल्क मॉडुलस। अभी हमने बोला ये तीनों स्ट्रेस और स्ट्रेन पे है, तो बल्क का मीनिंग समझिए सर, कुछ क्वांटिटी में आएगा, यानी इसका जो स्ट्रेन होता है वो क्या होता है? वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन होता है। अब बाकी स्ट्रेन तो आपका ऊपर में रहेगा ही, तो इसका डिफिनेशन आप क्या बोल सकते हैं कि इट इज द रेशियो ऑफ स्ट्रेस अपॉन वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन। ठीक है, तो देखिए भाई स्ट्रेस आपका प्रेशर के बराबर, यानी यही है वो चीज जिसको हम लोग फोर्स बाय एरिया बोलते हैं, और वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन मतलब वॉल्यूम में स्ट्रेन, तो डेल्टा वी बाई वी बोल देंगे। डेल्टा वी बाई वी ये भी आपका डायमेंशनलेस हो जाएगा। ठीक है, एक्सप्लेनेशन में क्या बोला है कि व्हेन प्रेशर इज अप्लाइड यूनिफॉर्मली वॉल्यूम चेंजेस। सही बात है, प्रेशर को जैसे जैसे हम लोग करते जाएंगे वॉल्यूम चेंज होते जाएगा। ठीक है, बल्क मॉडुलस इंडिकेट्स रेसिस्टेंस ऑफ कंप्रेशन।
बल्क मॉडुलस क्या बताता है कि वो कितना कंप्रेस हो रहा है, उसको वो इंडिकेट करता है। ठीक है, चलिए आगे है मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी, यानी जिसको हम लोग शियर मॉडुलस भी बोलते हैं, जिसको हम लोग कैपिटल जी से डिनोट करते हैं। ये क्या होता है? शियर स्ट्रेस अपॉन शियर स्ट्रेन। शियर स्ट्रेस को याद कीजिए टाउ बोला जाता है। शियर स्ट्रेस को क्या बोला जाता है? टाउ। ठीक है, आई बात समझ में? ये जो तीनों डिफिनेशन थे ये आपके स्ट्रेस और स्ट्रेन से रिलेटेड डिफिनेशन होते हैं। क्लियर? और ये जो शियर स्ट्रेस है इसको हम लोग टाउ बोलते हैं। क्या बोलते हैं? टाउ। चलिए आगे बढ़ते हैं। बोला एक्सप्लेन न्यूटन्स लॉ ऑफ विस्कोसिटी। सर न्यूटन्स लॉ ऑफ विस्कोसिटी क्या होता है? तो सर हम लोग इसमें बोल सकते हैं कि ये जो होता है विस्कोसिटी मतलब ईटा, और ये किसके इनटू होता है? सर वेलोसिटी ग्रेडियंट के। किसके होता है? वेलोसिटी ग्रेडियंट का। मतलब इट इज द मल्टीप्लीकेशन ऑफ विस्कोसिटी इनटू क्या? वेलोसिटी ग्रेडियंट, मतलब n इंटू डीवी बाई डी वाई। तो ध्यान दीजिए वही लिखा है टॉ इज इक्वल टू ईटा डीवी बाई डी वाई, जहां पे टॉ को बोलते हैं शियर स्ट्रेस, अभी जस्ट हमने इससे पहले बताया। और ये जो डीवी बाई डी वाई है, ये देखिए ईटा कोएफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी, और डीवी बाई डी वाई को हम लोग बोलते हैं वेलोसिटी ग्रेडियंट। क्या बोलते हैं? वेलोसिटी ग्रेडियंट। इसका डिफिनेशन भी वही बोला है, न्यूटन्स लॉ ऑफ विस्कोसिटी स्टेट्स दैट द शियर स्ट्रेस बिटवीन adjacent layer of a liquid is directly proportional to the rate of change of velocity with distance provided the flow is laminar। मतलब सर वो कोएफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी और वेलोसिटी ग्रेडियंट का प्रोडक्ट होता है, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं? न्यूटन्स लॉ ऑफ विस्कोसिटी। ठीक है, उसी का आपको एक यहाँ पे एग्जांपल दे रखा है। आई बात समझ में? चलिए आगे बढ़ते हैं। सर कोएफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी मतलब वही सर जो ईटा होता है। ईटा क्या होता है? शियर स्ट्रेस रिक्वायर्ड टू प्रोड्यूस अ यूनिट वेलोसिटी ग्रेडियंट। ठीक है, कि वो भाई यूनिट वेलोसिटी ग्रेडियंट में जब जाएगा मतलब 1 हो जाएगा उसका रेशियो, तब हम उसको बोलेंगे कि वो कोएफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी होता है। ठीक है, एप्लीकेशंस क्या क्या है इसके? फ्लो ऑफ लिक्विड इन पाइप्स, लुब्रिकेशन इन मशीन्स, ब्लड फ्लो इन ह्यूमन बॉडी। ठीक है, एग्जांपल्स भी ध्यान में रखिएगा। चलिए आगे, ब्रीफली एक्सप्लेन द मोड्स ऑफ हीट ट्रांसफर। सर हीट ट्रांसफर के मोड बताने हैं। तो आप लोगों को पता होगा हीट ट्रांसफर करने का मतलब होता है सर आपको कंडक्शन के बारे में बताना है। कंडक्शन आप लोग पढ़े होंगे, कंडक्टर है ना, कंडक्टर जिसमें करंट पास करता है, तो कंडक्शन, कन्वेक्शन, इन सब के बारे में हम लोगों को यहाँ पे लिखना है। जैसे पहला हम लोग जानते हैं कंडक्शन। कंडक्शन क्या होता है? कंडक्शन इज द ट्रांसफर ऑफ हीट थ्रू अ मटेरियल विदाउट एक्चुअल मूवमेंट ऑफ पार्टिकल्स। जैसे सर एक आयरन का रॉड ले लीजिए और उसको वायर में ले जाकर हटा दीजिए, क्या होगा? तेरे पास डायरेक्ट करंट आ जाएगा, तुमको जरूरत भी नहीं पड़ेगा मांगने का, है ना। जैसे ही तुम किसी आयरन रॉड को ले जाकर के वायर में सटा देना, ठीक है, वो रॉड में तो ऐसे करेगा, तुमको भी फ्री में करंट देके चल जाएगा। ठीक है, तो उसको बोलते हैं हम लोग कंडक्शन। हीट फ्लो फ्रॉम मॉलिक्यूल टू मॉलिक्यूल ड्यू टू टेम्परेचर डिफरेंस। इट मेनली अकर्स इन सॉलिड स्पेशली मेटल्स। जैसे सर आयरन क्या होता है? एक सॉलिड होता है ना। तो बोला क्या, सॉलिड और मेटल्स में जो होते हैं करंट आसानी से फ्लो कर जाता है, हीट ट्रांसफर हो जाता है। ठीक है, ये हुआ आपका कंडक्शन। दूसरा है आपका कन्वेक्शन। कन्वेक्शन कहने का मतलब सर वो लिक्विड वाला टब रहता है ना, पानी वाला, उसमें वायर गिरा देना और जाके नहा लेना, है ना, सीधे परमानेंट तुम नहाते रह जाएगा उसमें। तो कन्वेक्शन का मतलब होता है फ्लूइड्स में जो हीट ट्रांसफर होते हैं। ठीक है, कन्वेक्शन इज द ट्रांसफर ऑफ हीट बाय द एक्चुअल मूवमेंट ऑफ फ्लूइड। बोले हैं अभी पानी में वायर गिरा देना और तुम नहा लेना। ठीक है, एक्सप्लेनेशन वही बोला है, हॉट फ्लूइड बिकम्स लाइटर एंड राइजेस व्हाइल कोल्ड फ्लूइड सिंक्स। दिस सेटअप ऑफ कन्वेक्शन करेंट्स। ठीक है, बॉइलिंग वाटर इन अ विसिल, इसके एग्जांपल्स हैं। ठीक है,
चलिए आगे, एक है आपका रेडिएशन। रेडिएशन कहने का मतलब क्या होता है सर? वैक्यूम में अगर हीट ट्रांसफर का बात किया जाए, देखिए, ट्रांसफर ऑफ हीट इन द फॉर्म ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, है ना, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। दिखता है कि अगर किसी को कुछ जलाना उलाना हो, या अभी देखो एक आता है ना रूम हीटर, आता है जिसमें इलेक्ट्रिक के थ्रू हीट ट्रांसफर होता है, जो पूरे रूम को गर्म कर देता है, ठीक है। तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव के कारण जो हीट ट्रांसफर होते हैं उसको हम लोग रेडिएशन बोलते हैं। क्लियर? चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्या है देखिए, व्हाट आर सेंटीग्रेड स्केल, फॉरेनहाइट स्केल और केल्विन स्केल? सर नहीं पढ़े हैं सेंटीग्रेड, फॉरेनहाइट और केल्विन। सेंटीग्रेड का मतलब जिसमें हम लोग सेल्सियस में निकालते हैं, फॉरेनहाइट में निकालते हैं और केल्विन में निकालते हैं, है ना, जिसमें हम लोग टेम्परेचर को क्या करते हैं, मेजर वगैरह करते हैं, इतना डिग्री फॉरेनहाइट है, इतना डिग्री सेल्सियस है, इतना केल्विन है, ठीक है। वही बोला कि टेम्परेचर को मेजर करने के लिए डिफरेंट डिफरेंट स्केल बनाए गए थे, जिसमें आपका पहला जो स्केल था वो था सेंटीग्रेड स्केल, जिसमें हम लोग टेम्परेचर को सेल्सियस में मेजर करते हैं। सेंटीग्रेड स्केल का मतलब सेल्सियस स्केल, ठीक है। 0 डिग्री सेल्सियस इज द फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ वाटर। 0 डिग्री में बर्फ बन जाता है कि नहीं, ठीक है। 100 डिग्री इज द बॉइलिंग पॉइंट ऑफ वाटर। तो 100 डिग्री क्या सेल्सियस में बात किया गया, ठीक है। दूसरा है आपका, ध्यान दीजिएगा, फॉरेनहाइट स्केल। सर फॉरेनहाइट का मतलब क्या होता है? 32 डिग्री फॉरेनहाइट और 212 डिग्री फॉरेनहाइट। अगर हम फॉरेनहाइट में बात करते हैं फ्रीजिंग पॉइंट कितना होगा सर? 32 डिग्री, और बॉइलिंग पॉइंट कितना होगा? 212 डिग्री। सेल्सियस में 0 था ना और 100 था, यहाँ फॉरेनहाइट में क्या हो जाता है 32 और 212, ठीक है। और आपका आया केल्विन। तो भाई 0 केल्विन जो होता है वो एब्सोल्यूट स्केल होता है। 0 केल्विन क्या होता है? एब्सोल्यूट स्केल। और केल्विन में पता है 273 डिग्री, है ना। देखिए 273 केल्विन पे मतलब 0 डिग्री सेल्सियस पे कितना केल्विन सर? 273 केल्विन, वही तो फ्रीजिंग पॉइंट होगा। और 373 पे उसका बॉइलिंग पॉइंट होता है। तो भाई ये सब क्या थे? टेम्परेचर स्केलिंग मेजरिंग थे, ठीक है। चलिए आगे। अच्छा एक रिलेशन ध्यान रखिएगा तीनों का, जो तीनों के बीच में रिलेशन है आपका सेंटीग्रेड, फॉरेनहाइट और केल्विन में। सेंटीग्रेड यानी सेल्सियस बाय 100, फॉरेनहाइट -32 बाय 180 और केल्विन -273 बाय 100। इस रिलेशन को आप याद रख लीजिएगा, इससे न्यूमेरिकल्स भी आपको पूछे जाते हैं। क्लियर? चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला बोला व्हाट डू यू मीन बाय रिफ्लेक्शन एंड रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट? एक्सप्लेन कीजिए। तो ये तो भाई आप लोग 10th से ही पढ़ते हुए आ रहे हैं। रिफ्लेक्शन का मतलब कि सर अगर एक इंसिडेंट रे आ रहा है वो उसी पाथ में मूव बैक हो जाएगा, एक मीडियम से अनदर मीडियम में नहीं जाता है। रिफ्लेक्शन कि अगर उसी मीडियम में आया है तो उसी मीडियम में वो रिफ्लेक्ट हो जाएगा, उसको बोलते हैं रिफ्लेक्शन। जैसे सर एग्जांपल ये रहा कि अगर एक इंसिडेंट रे आ रहा है तो वो सरफेस पे टकराने के बाद वापस से रिफ्लेक्ट कर जाएगा इस नॉर्मल के अकॉर्डिंग। तो यहाँ पे एंगल बनता था एंगल ऑफ इंसिडेंस और यहां बनता है एंगल ऑफ रिफ्लेक्टेड रे, ठीक है। और आपका रिफ्रैक्शन क्या होगा सर? जो एक मीडियम से दूसरे मीडियम में ट्रेवल करता है, जो एक मीडियम से दूसरे मीडियम में ट्रेवल करता है उसको रिफ्लेक्शन बोला जाता है, बेंट करते हुए इस तरीके से। और यहां पे आपका नॉर्मल रहता है ना। इसी में आपका आता है लॉ ऑफ रिफ्रैक्शन, जिसमें हम लोग क्या क्या बोलते हैं कि एंगल ऑफ इंसिडेंस, एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन एंड नॉर्मल और आर लाइज इन अ सेम प्लेन, ठीक है। और साइन आई इक्वल टू आई बाई आर, ठीक है। देखिए उसी चीज को लिखा गया है ना, लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन।
कि एंगल ऑफ इंसिडेंस इज इक्वल टू द एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, क्योंकि जिधर से आया उधर ही मूव कर गया। ठीक है, लॉ ऑफ रिफ्रैक्शन देखिए क्या बोला है, इंसिडेंट रे रिफ्रैक्टेड रे नॉर्मल लाई इन द सेम प्लेन, बोला था अभी। साइन आई बाई साइन आर इक्वल टू कांस्टेंट, इसी को बोलते हैं स्नेल लॉ। ठीक है, तो ये आपको लिखना था। अब वो फिगर जो बताए हैं वो फिगर आप बना लीजिएगा तो और नंबर आ जाएगा। ठीक है, चलिए आगे। Derive the relation among the velocity, frequency and wavelength। सर ये तो और भी सिंपल हो गया, फ्रीक्वेंसी और वेवलेंथ और वेलोसिटी के बीच में बताना है डेरिवेशन। तो सर फ्रीक्वेंसी सबको पता है कि टाइम पीरियड का उल्टा, फ्रीक्वेंसी इज इक्वल टू 1/t, है ना। ठीक है, टाइम पीरियड है, इसको हम लोग फ्रीक्वेंसी बोलते हैं। फिर वेवलेंथ क्या होता है सर, वेवलेंथ को हम लोग लेमडा से डिनोट करते हैं। वेवलेंथ को किससे करते हैं, लेमडा से डिनोट करते हैं। और वेलोसिटी डिस्टेंस बाय टाइम मतलब लेमडा बाय टी, वेलोसिटी क्या होता है, एफ बाई लेमडा। क्या होता है, एफ बाई लेमडा। ठीक है, आई बात समझ में। ये आपका डिफिनेशन है, रिलेशन से आपको लिखना है। ठीक, चलिए आगे। एक्सप्लेन कंस्ट्रक्शन एंड वर्किंग ऑफ फोटो इलेक्ट्रिक सेल। ये अच्छा क्वेश्चन है। ठीक है, फोटो इलेक्ट्रिक सेल। तो सर फोटो इलेक्ट्रिक सेल होता क्या है, जो लाइट एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट करता है। फोटो इलेक्ट्रिक क्या होता है, जो लाइट एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट करता है। वही बोला गया है कि फोटो इलेक्ट्रिक सेल इज अ डिवाइस दैट कन्वर्ट लाइट एनर्जी इनटू इलेक्ट्रिकल एनर्जी। ठीक है, तो इस पे वो कन्वर्ट करेगा। जैसे ये ध्यान दीजिए, इसका फिगर है ना, इंसिडेंट लाइट, कलेक्टर, इमीटर और ये म्यू ए। ठीक है, सेल्स आपका लगा हुआ है, ध्यान दीजिएगा। ठीक है, जो लाइट एनर्जी को इलेक्ट्रिक एनर्जी में कन्वर्ट करता है उसी को बोलते हैं हम लोग फोटो इलेक्ट्रिक सेल। ये आपका कंस्ट्रक्शन है इसका। ठीक है, जो वहां फिगर है उसी के बारे में बताया गया है। बल्ब आपको जला करके दिखाया जा रहा है, बल्ब ही है ना जो इलेक्ट्रिकल एनर्जी कन्वर्ट करेगा। ठीक है, तो उसके बारे में आपको बताया गया है कि इमीटर लगाया गया है, इंसिडेंट लाइट जाता है, कलेक्टर वहां पे जाता है। ठीक है, इसका जो वर्किंग है उस पर ध्यान दीजिए आप लोग। वर्किंग क्या बोला है, क्या फोटो सेल इज अ जस्ट सिंपल एप्लीकेशन ऑफ द फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। Light having a suitable frequency is allowed to fall on the emitter plate. The photon in the radiation ejects the most loosely bound electron from the metal surface. मतलब कि सर वो उतना ही आपको करंट बोलेगा पास करने के लिए जितना आपका इमीटर आपको अलाउ करेगा। ठीक है, जितने भी आपके इंसिडेंट लाइट आएंगे वो इमीटर जितना अलाउ करेगा उतना ही वो क्या करेगा, करंट को कन्वर्ट करेगा। ठीक है, वही इसमें लिखा गया है। आई बात समझ में, पढ़ लीजिएगा इसको। चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए भाई क्या बोला, कैलकुलेट द एनर्जी ऑफ फोटोन ऑफ रेड लाइट इन अ वैक्यूम विद अ वेलोसिटी वेवलेंथ ऑफ 695 नैनोमीटर। ध्यान रखिएगा सर, सबसे ज्यादा वेवलेंथ रेड लाइट का ही होता है। ठीक है, इसीलिए हर डेंजर सिग्नल को रेड लाइट दिया गया है, वो दूर से ही दिख जाता है। आई बात समझ में। तो भाई हमको वेवलेंथ दे रखा है, तो भाई 1 नैनोमीटर में कितना मीटर, 10⁻⁻⁹। सर इसको कन्वर्ट कर लिया मीटर में। प्लांक्स कांस्टेंट आपको पता होना चाहिए, h का वैल्यू कितना होता है, 6.626 इंटू 10⁻34 जूल सेकेंड। और स्पीड ऑफ लाइट 3 इंटू 10⁸। फॉर्मूला सर एनर्जी ऑफ फोटोन का इक्वल टू hc बाई लेमडा। तो आपको भाई hc और लेमडा का वैल्यू पुट करके आपको एक अप्रॉक्स आंसर निकाल लेना है, जो कितना यहां निकल रहा है 2.86 इंटू 10⁻⁻19 जूल। आपको मैंने फॉर्मूला याद रखना, एनर्जी ऑफ फोटोन क्या होता है, hc बाई लेमडा। ठीक है, लेमडा आपको दिया हुआ रहेगा, H और C जो है वो आपको खुद से याद रखना होगा कि H का वैल्यू 6.626 इंटू 10⁻⁻34 और C का वैल्यू 3 इंटू 10⁸ मीटर पर सेकेंड होता है। क्लियर, चलिए आगे बढ़ते हैं। अब आ गया सर आपका लास्ट क्वेश्चन जो है शॉर्ट नोट्स। ठीक है, जो क्या है, शॉर्ट नोट्स।
शॉर्ट नोट्स में सर क्या बोल रहा है पहला, रेनॉल्ड्स नंबर। सर रेनॉल्ड्स नंबर क्या होते हैं, सर रेनॉल्ड्स नंबर होते हैं डेंसिटी इंटू वी इंटू डी बाई ईटा। ठीक है, यहाँ पे रो का मतलब डेंसिटी ऑफ फ्लूइड, वी का मतलब वेलोसिटी ऑफ फ्लूइड, डी का मतलब कैरेक्टरिस्टिक्स लेंथ जो डायमीटर में आएगा, और ईटा होता है कोएफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी। ये इसके बारे में हम लोगों ने पीछे भी डिस्कस किया है। ठीक है, यहाँ पे आपको कुछ कंडीशन दे रखे हैं फ्लो होने का, कि अगर 2000 से कम है तो उसको हम लोग लेमिनार फ्लो बोलते हैं, मतलब स्मूथ फ्लो, वो आराम से जा रहा है। अगर 2000 से 4000 के बीच में होगा तो उसको बोलते हैं ट्रांजिशनल फ्लो, और अगर 4000 से ज्यादा होगा तो उसको हम लोग बोलते हैं टर्बुलेंट फ्लो। ठीक है, चलिए आगे। कैपिलरी एक्शन, सर वही कैलिपर्स वाला जो बात किए थे हम लोग, जिसमें 4 तरह के एक्शन होते हैं, ध्यान रखना है। एडेसिव, कोहेसिव, एडेसिव फोर्स, कोहेसिव फोर्स। ठीक है, एडेसिव फोर्स क्या होता है, अट्रैक्शन बिटवीन लिक्विड एंड ट्यूबॉल्स। ये क्या होगा, अट्रैक्शन बिटवीन लिक्विड मॉलिक्यूल्स। और कोहेसिव फोर्सेस क्या करते हैं, लिक्विड को राइजेस करते हैं, वाटर को बढ़ाते हैं। एडेसिव फोर्सेस क्या करते हैं, लिक्विड को गिराते हैं, जैसे कि मरकरी, Hg, है ना। ठीक है, फॉर्मूला सर उसका ध्यान रखिएगा, H इक्वल टू 2t cos थीटा बाय रो जी आर। E का मतलब सर, E का मतलब होता है सरफेस टेंशन, ये जो फ्लो जिस सरफेस पे कर रहा है उसका सरफेस टेंशन क्या है। ठीक है, थीटा एंगल, रो डेंसिटी, जी सर 9.8 ग्रेविटेशनल वाला एक्सेलरेशन, और आर सर आपका रेडियस हो जाएगा उस ट्यूब का। तो फॉर्मूला याद रखिएगा, H इक्वल टू 2t cos थीटा बाय रो जी आर, रो जी आर। ठीक है, चलिए आगे। अगला आया प्रॉपर्टी ऑफ लेजर, सर वही मोनोक्रोमेटिक, बाइक्रोमेटिक, इन्हीं सब के बारे में आपको बताना है। ठीक है, जैसे पहला है मोनोक्रोमेटिक, जिसका वेवलेंथ सिंगल होगा, सर एक ही डायरेक्शन में जाएगा। कोहेरेंट, कोहेरेंट का मतलब होता है फेज विथ ईच अदर। ठीक है, जो वेल डिफाइंड बीम होते हैं, जो वेल डिफाइंड बीम होते हैं। हाईली डायरेक्शनल, मतलब जिसका डायरेक्शन बहुत ज्यादा हाई होगा, जैसे लेजर लाइट ट्रेवल इन अ स्ट्रेट नैरो बीम विद अ वेरी लिटिल स्प्रेडिंग डिस्टेंस विदाउट मच डाइवर्जेंस, जो कि क्या करे, डाइवर्ज ना करे, सीधा चलते रहे। ठीक है, और हाई इंटेंसिटी, लेजर बीम का इंटेंसिटी ऐसे भी हाई होता है। ठीक है, लेजर अगर तुम्हारे आंख पे से करके मार दिया जाएगा ना तो तुम देख नहीं पाओगे उसको, क्या करोगे, आंख को बंद कर दोगे, वरना आंख जो है वो जलने लगेगा। इसीलिए बोला गया इंटेंसिटी उसका कितना होता है, बहुत हाई होता है। ठीक है, चलिए आगे। एक्सरे, सर एक्सरे के बारे में सब जानते हैं। एक्सरे क्या होता है, एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव होता है वो। एक्सरे और हाई एनर्जी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव विथ वेरी शॉर्ट वेवलेंथ एंड हाई परमिटिंग पावर। मतलब सर एक्सरे वगैरह देखते हो ना, उसका वेवलेंथ बहुत कम होता है, 5 मिनट के अंदर आपको एक्सरे करके मिल जाता है, देखते हो, है ना। जो प्लेट पर रखते हैं उसको एक्सरे बोला जाता है, जो एक तरह का इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव होता है। ठीक है, इसके प्रॉपर्टीज क्या क्या है, ट्रेवल इन अ स्ट्रेट लाइन विद द स्पीड ऑफ लाइट, स्पीड ऑफ लाइट के साथ यह स्ट्रेट लाइन में चलता है। हैव शॉर्ट वेवलेंथ एंड हाई फ्रीक्वेंसी, इसका वेवलेंथ सबसे कम होता है बट फ्रीक्वेंसी बहुत ज्यादा होता है। कैन पेंट्रेट सॉलिड लाइक ह्यूमन टिश्यू, हम लोग देखते हो अपने शरीर वाला जो एक्सरे वगैरह कराते हैं, अंदर का चीज को वो पेंट्रेट करके बता देता है कहां टूटा फूटा है। नॉट डिफ्लेक्टेड बाय इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड, ये इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड में डिफ्लेक्ट नहीं करता है। ठीक है, जिसका यूज मेडिकल पर्पस में बहुत ज्यादा किया जाता है, एक्सरे का यूज, है ना। चलिए आगे। बॉयज लॉ, सर बॉयज लॉ तो पढ़ते आए हैं, केमिस्ट्री में भी पढ़ने के लिए मिलता है। बॉयज लॉ क्या बोलता है, टेम्परेचर कांस्टेंट होना चाहिए। बॉयज लॉ क्या बोलता है, टेम्परेचर कांस्टेंट होना चाहिए, और प्रेशर जो है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगा वॉल्यूम का। प्रेशर किसके इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगा, वॉल्यूम का। बट टेम्परेचर जो है वो हमेशा कैसा रहेगा, कांस्टेंट रहेगा। यानी अगर हम प्रेशर बढ़ाएंगे तो वॉल्यूम घटेगा, और अगर हम प्रेशर घटाएंगे तो वॉल्यूम बढ़ता है, यही बोलता है बॉयज लॉ। ठीक है, आई बात समझ में।
तो ये आपका क्वेश्चन था जो 2024 के पीवाईक्यू पूछे गए थे फर्स्ट सेम में। तो आप लोग इसी तरीके से और मेहनत कीजिए, ठीक है। और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, अपने दोस्तों को बताइए। जैसा कि हम हर बार बोलते हैं, आपको यहाँ पे आपके सारे सेमेस्टर्स के पेपर्स का डिस्कशन मिलेगा। आपको मैथ का मिला, केमिस्ट्री का मिला, आज आपको फिजिक्स का भी मिला है, ठीक है। तो अपने दोस्तों वगैरह को भी बताइए द फ्यूजन क्लासेस के बारे में, और चैनल को सब्सक्राइब करके आगे ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, ठीक है। चलिए आज यही तक।